अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस रिटायर्ड एजाज अफजल खान का इंटरव्यू किया है फ़खर दुरानी साहब ने। ये जो जस्टिस एजाज अफजल खान साहब हैं, आपको याद होगा जब नवाज शरीफ का पनामा केस आया और उसके ऊपर जो सबसे पहले 5 रुकनी बेंच बना था जिसने GIT के ज़रिए मज़ीद तहकीकात करवाने का हुक्म दिया था, उसमें शामिल थे। और इस इंटरव्यू के दौरान वो वजाहत पेश करते हैं न सिर्फ उस फैसले से मुतल्लिक बल्कि जस्टिफाई करते हैं वो जो मुतनाज़ GIT एक बनी थी उसको और उसके सारे प्रोसेस को भी। अब आपको याद होगा एक कंट्रोवर्सी बनी थी उस GIT से मुतल्लिक जब अंसार अब्बासी साहब ये खबर लेके आए मंजर आम पर कि वो जो GIT बनाई गई है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कॉल करके SCCP और स्टेट बैंक के सरबराहान को अपनी मर्ज़ी के नाम लगाने का या तजवीज़ करने का कहा है। उसके ऊपर मज़ीद वजाहत पेश की गई है और ये कहा गया है जस्टिस एजाज अफजल खान साहब की तरफ से कि GIT के अरकान का इंतखाब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने व्हाट्सएप की कॉल के ज़रिए किया था, लेकिन वो इसलिए किया था कि हुकूमती असर और रसूख से बचा जा सके। फिर एक एतराज़ उस GIT के ऊपर ये भी लगाया गया था कि उसमें जो एजेंसी के अफसरान हैं उनकी शमूलियत क्यों है। इसके ऊपर जस्टिस एजाज कहते हैं कि फ़ौजी हुकाम को GIT में शामिल करने का मकसद मुनसिफाना तहकीकात को यकीनी बनाना था। मज़ीद वाज़े किया जस्टिस एजाज ने अपने इंटरव्यू में कि ये इक़दामात हुकूमत की मुदाखलत रोकने और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए किए गए थे। इंटरव्यू में वो ये भी मेंशन करते हैं कि उनके ख़्याल में पनामा केस के अंदर काफ़ी सबूत थे और जो नवाज शरीफ की कन्विक्शन के लिए डेफिनेटली उसके अंदर मवाद मौजूद था। लेकिन ये जो GIT से मुतल्लिक वजाहत पेश कर रहे हैं जस्टिस एजाज अफजल खान, क्या ये काबिल कबूल है? ये अपने तज्जियाकारों के सामने हमने सवाल रखा है और इसकी मज़ीद परतें खोलेंगे हम। हमें इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं ये इंटरव्यू करने वाले फ़खर दुरानी साहब और साथ ही साथ महमल सरफराज साहिबा, सलीम साफ़ी साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं। महमल, आपसे शुरू करना चाहेंगे। आप बताएं, बड़ी वसी जनरेट हुई इस जो GIT है ना सिर्फ उसके अरकान से मुतल्लिक और उसमें एजेंसी के लोगों की शमूलियत से मुतल्लिक बल्कि जिस तरह से इसमें चीज़ें तहकीकात के दौरान सामने आती रहीं, बल्कि वो जो व्हाट्सएप कॉल ख़ास तौर पर की गई आज उसकी वजाहत सामने आई है। क्या समझती हैं, इस वक्त क्या अहमियत है इसकी? देखिए लीना, पहली चीज़ तो ये है कि ये बिल्कुल भी वजाहत काबिल कबूल नहीं है। बेसिकली जज साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमती मुदाखलत से बचने के लिए हमने फ़ौजी मुदाखलत करवा दी और ये वो एस्टैब्लिशमेंट है जो उस वक्त आपको याद होगा कि माजी करीब ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 2014 का धरना करवा चुकी थी, सबके सामने था। डॉल लीक्स का मामला मैन्युफैक्चर किया गया था इस हुकूमत के खिलाफ, वो सबको मालूम है। और फिर ये सबको पता था कि एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एस्टैब्लिशमेंट का नवाज शरीफ की हुकूमत के साथ, तो आपने क्लियरली एक साइड पिक की। तो ये किस तरीके से जो है वजाहत वो काबिल कबूल हो सकती है। अच्छा, अब आ जाए कि वैसे आप कह रहे हैं कि हम चाहते नहीं थे कि कोई मुदाखलत हो या इस तरह की चीज हो, लेकिन एहतसाब अदालत के जजेस के ऊपर इन्फ्लुएंस थी। आपको याद होगा, हमारे साथी रिपोर्ट कार्ड में भी होते हैं, बड़े अच्छे रिपोर्टर आसिफ बशीर चौधरी साहब, उन्होंने 2 अक्टूबर 2017 को एक वीडियो स्कैंडल ब्रेक किया था जिसके अंदर जो जज बशीर साहब थे उनसे मिलकर एक आला अफसर जो है वो निकल रहे थे। क्या किसी जज ने उसके बाद, ये एजाज साहब हैं और बाकी भी, किसी ने पता किया जज बशीर साहब से कि वो कौन थे, क्यों आपको मिलने आ रहे थे, किस इदारे से ताल्लुक रखते थे? अच्छा, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जो है उनका मामला भी सबके सामने, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हाई कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही थी, जनरल फैज और ये जो सब कुछ हो रहा था। क्या किसी ने पूछा? नहीं, बल्कि अदलिया उनके ही खिलाफ खड़ी होगी, उस वक्त की अदलिया। अच्छा, उसके बाद लीना, मतलब ये जो चीजें हैं ये बहुत एक अहम चीजें हैं कि आप देखें कि हुसैन नवाज साहब की एक तस्वीर रिलीज होती है, किसी ने आज तक पूछा किस इदारे ने रिलीज की? इमरान खान साहब जो है वो क्रेडिट देते थे, किस इदारे को क्रेडिट देते थे? अदलिया से ज्यादा वो किसी और को क्रेडिट देते थे, किस लिए देते थे? अच्छा, उसके अलावा जनरल बाजवा जो है, अब तो वो इतने इंटरव्यूज अपनी रिटायरमेंट के बाद दे चुके, इतने ज्यादा वो जर्नलिस्ट के साथ बात कर चुके हैं और उन सब में उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरा जो है पैनामा का केस किस तरीके से मैनेज हुआ, किस तरीके से इकामा के ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन है। अब आप देखिए कि इकामा के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन हुई है जिसको वो जस्टिफाई कर रहे हैं जज साहब, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था इस सब मुकदमे से।
इसके अंदर तो ये तो मतलब कि जितने भी उस वक्त के वकला थे, और वो गाली है कि जो मियां नवाज शरीफ वगैरह को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अलावा भी आज भी अगर आप देखें कि पीटीआई में सलमान राजा साहब उस वक्त खैर उस केस के अंदर भी थे, वो सारे जो है यही बात करते थे कि सुप्रीम कोर्ट कांट डू दिस, ये उनकी अथॉरिटी नहीं है, यानी कि आप कोई ट्रायल कोर्ट में भेजे, आपने एक सजा दे दी है बगैर ट्रायल के, तो यानी कि ये जो जज साहब है, जज साहब, ये बेसिकली कह रहे हैं कि हमने ये सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट की एमा पे किया। ये शफाफियत थी कि आप फौजी हुकाम को आप जो है लगा रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि जी शफाफियत के लिए, नहीं, बेसिकली जो बात हम यहां पर करते हैं कि उस वक्त की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट जो थे, दोनों मिलकर उन्होंने फैसिलिटेट किया एक मुंतखब हुकूमत को आउस्ट करना, एक मुंतखब वजीर आजम को आउस्ट करना, और एक नया प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च करना, उस चीज को एक फैसिलिटेट किया जा रहा था। और चले कम से कम उन्होंने तस्दीक तो कर दी वो बातें जो वो उस जमाने में छुपाया करते थे, या जर्नलिस्ट के ऊपर कंटेम्प्ट की बातें होती थी, ये सारा कुछ जो चलता था, कम से कम उन्होंने एडमिट की जस्टिफिकेशन, लेकिन उनकी बिल्कुल वजाहत काबिल कबूल नहीं है। ठीक है भट्टी साहब, आप इत्तेफाक करते हैं जस्टिफिकेशन नहीं काबिल कबूल? मैडम शेख, एक बार फिर आज बड़ा पुरमसरत दिन है, आपकी सालगिरह है, मेरे महबूब कायद का सवाल है, मेरी तरफ से आपको सालगिरह मुबारक। और चूंकि मेरे महबूब कायद का सवाल है वो अमेरिका में है, और मेरे महबूब कायद की तरफ से भी आपको मैडम शेख सालगिरह मुबारक, क्योंकि वो बहुत रख रखाव वाले इंसान हैं, वज़ादार आदमी हैं, वो ज़रूर अगर उन्हें पता चलता तो ज़रूर सालगिरह का पैगाम भिजवाते। मैडम शेख, दूसरी बात, जस्टिस इजाज़ अफजल साहब को सलाम कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पनामा जजेस और पनामा लीक्स JIT को सलाम, उन्होंने कमाल काम किया। 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग JIT को सलाम, कमाल काम किया सर आपने। TT स्कैंडल मनी लॉन्ड्रिंग JIT को सलाम, कमाल काम किया आपने सर। ये मत सोचिएगा कि आपका काम जाया हो गया है, वो कल के मुजरम और मुलजम फिर इक्तदार में आ गए, ये मत सोचिएगा। आपने अपना काम कर दिया, हर बंदे ने अपना हिसाब देना होता है, आपने कमाल काम किया। और फिर यहाँ मकसूद चपड़ासियों, महबूब फेरी वालों, मंजूर पापड़ फरोशों, अनवर मजीद एंड कंपनी, फलूदे वालों, सबको सलाम। मैडम शेख, क्या पनामा लीक्स के बाद सवाल है कि आज तक किसी केस में कोई काम व्हाट्सएप पे नहीं हुआ, मुसलसल हो रहे हैं। क्या पनामा लीक्स के बाद किसी JIT में फौजी हुकाम शामिल नहीं किए गए, और नवाज शरीफ साहब ने डॉन लीक्स में खुद शामिल किए थे, और ये फौजी मुदाखलत कहां से आ गई? एक मुंतखब वजीर आजम रंगे हाथों पकड़ा जाए, उसके पास क्या कर रहा था अकामा, अपने बेटे की कंपनी में अकामा क्यों? और 2-3 जजेस अकामा पे गए थे, 2 जजेस एवनफील्ड अपार्टमेंट्स पे गए थे बाय द वे। अच्छा, क्या पनामा लीक्स झूठ था, ये एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था? क्या उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की साजिश थी ये? क्या एवनफील्ड फ्लैट्स उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने बनाकर, उन जजेस ने बनाकर वहां खड़े कर दिए, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैरान रह गए कि ये फ्लैट्स कहां से आ गए? क्या कौमी असम्बली में जनाब स्पीकर ये हैं वो जराए, ये उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था ये तकरीर करें, या उस वक्त के जजेस ने कहा था? सुप्रीम कोर्ट में जो जालसाजी की थी, क्या ये उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने करवाई थी? झूठी ट्रस्ट डीड, झूठा कैलबरी फाउंड, कतरी, झूठे कतरी खत, ये एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि आप लाएं। नवाज शरीफ साहब की 3 मुतनाज़े तकरीरें जो टीवी पर की थी, ये एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था, या उस वक्त के जजेस या इजाज अफजल साहब ने कहा था कि ये कर ले तकरीरें? हसन नवाज और हुसैन नवाज के इंटरव्यूज जो मुतजाद थे, ये इजाज अफजल साहब ने या उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट ने करवाए थे? मेरी बैरून मुल्क क्या अंदरूने मुल्क कोई जायदाद नहीं है। ये मरियम नवाज साहब को मेरे ख्याल से उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने कहा फौरन बीबी आप इंटरव्यू दे दो, और ये इजाज अफजल साहब ने व्हाट्सएप किया था कि ये बोलना टीवी पर, और फिर एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि आप अगले अपने इलेक्शन कमीशन में $1.25 अरब के असासे डिक्लेयर कर दें। क्या आज भी मौजूद है किसी बंदे को कोई बता सकता है कि ये एवनफील्ड फ्लैट्स हैं किसके? किसके हैं? हसन नवाज साहब के हैं, हुसैन नवाज साहब के हैं, नवाज शरीफ साहब के हैं, शहबाज शरीफ साहब के हैं। और क्या कोई बता सकता है कि मरियम नवाज साहबा का दादा अरबपति है जबकि शहबाज शरीफ साहब का वालिद मजदूर था? क्या ये भी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि आप जरा इस तरह के बयान दे दें ताकि लोगों को पता चले? क्या ये जो दुबई लीक्स आती हैं, पेंडोरा लीक्स आती हैं, स्विस लीक्स आती हैं, पनामा लीक्स आती हैं,
ये सारे सब की सब साजिश होती हैं। ड्राइवरों के नाम पैसे, कुकों के नाम पैसे, मुलाजमों के नाम पैसे, ये सब साजिशें हैं। मोस्ट डॉक्यूमेंटेड केस था 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग, जिसमें हमारे सियासत के मुस्तकबिल बिलावल भुट्टो और अयान अली की टिकटें एक अकाउंट से जा रही थी। टीटी स्कैंडल मोस्ट डॉक्यूमेंटेड केस था। वो जज, उस जज का क्यों नहीं कहते आप, जो जिसने ना पूरा केस सुना, ना पूरे सबूत देखे, ना पूरे गवाह सुने, वो उसने बरी करके तो फिर मरियम औरंगजेब साहबा की वजारत में वो चीफ कमिश्नर इंफॉर्मेशन लग गया। कौन जस्टिस कयूम को तारीफें करेंगे आप? यानी वो जो मिलके सारा कर रहा था। क्यों आप नहीं पूछते इन अपने सियासतदानों से? क्यों आज भी आप उन जजेस को अकाउंटेबल करने की कोशिश करते हैं जिन्होंने कुछ ठीक काम किया? कौन आगे जाएगा? आइंदा जज किसी को सजा देगा? कौन आइंदा जज किसी बड़े आदमी को अकाउंटेबल करेगा? ये क्या इजाज अफजल के पीछे एक मुस्लिम लीग खड़ी होती तो आज हमारी जुर्रत होती उनसे सवाल पूछने की? साकिब निसार साहब को कौन लाया था? खोसा साहब किसका फेवरेट था? नवाज शरीफ साहब। और आज हमने उनको बुराई का सिंबल बना दिया। क्यों? अच्छा, नवाज शरीफ साहब से कभी किसी ने वजाहत मांगी आप जद्दा क्यों चले गए थे? कभी किसी ने वजाहत मांगी आप लंदन क्यों गए थे? सर मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट की मदद बहुत से बार उनसे सवाल उसी एस्टेब्लिशमेंट, मैडम शेख, मैं उसी एस्टेब्लिशमेंट जिनकी अभी महमल सरफराज साहब बाजवा साहब की बात कर रही, उन्हीं की मदद से गए लंदन। उन्होंने ही भिजवाया लंदन। ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे हैं उस वक्त बाजवा साहब बड़े अच्छे हो गए हैं, उस वक्त बाजवा साहब बुरे थे। प्रोजेक्ट नवाज शरीफ, इमरान खान बड़ा बुरा है, प्रोजेक्ट नवाज शरीफ बड़ा अच्छा है। फिर जब वापस आए हैं गारंटियों भरी और रिस्क फ्री वापसी करके, वो तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था। एक मिनट सर, एक मिनट तो मुझे बताएं कि ये जो आज वजाहत सामने आई है, आप समझते हैं कि जैसे सहूलतकारी के उसके बाद भी तो बड़ा कुछ हुआ है ना? हमने देखा बहुत से इंटरव्यूज आए, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, सब ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं या फिर ऑफ रिकॉर्ड मौजूद हैं। आपको लगता है वाकई में ये जो डिस्क्रिप्शन या अब जो वजाहत दे रहे हैं वो उसके बाद वो बिल्कुल जेन्युइन है, और वो जो सहूलतकारी के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं उस वक्त से मुतल्लिक वो बिल्कुल गलत है? ऐसा कुछ नहीं है, झूठ है, सारा झूठ है। अगर कोई सच होता तो नवाज शरीफ साहब के भाई हुकूमत में पहले भी भुगता गए, निगरान हुकूमतें इनकी, अब हुकूमतें इनकी, ये उनको अकाउंटेबल करते, उनको सजाएं दिलवाते। साकिब निसार साहब की ऑडियो मेरे पास पड़ी है, अदालत में लाओ। जज अरशद की ऑडियो पड़ी है, अदालत में लाओ। अगर ये इन्होंने एजाज अफजल साहब ने किया, अदालत में लाएं। अच्छा। ये सिर्फ हवाई फायरिंग है, झूठ है, रंगे हाथों पकड़े गए थे। सर आपका पॉइंट आगे, इसको मजीद आगे बढ़ाएंगे, बाकी को भी जरा अपना, बल्कि फखर के तासुरात जानते हैं। पहले फखर, आप जब इंटरव्यू कर रहे थे और ये वजाहत कर रहे थे जस्टिस एजाज, आपने क्या उनको काउंटर किया? यकीनन किया होगा। आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनकी डिस्क्रिप्शन को कैसा पाया? क्या बाद में जो लगने वाले सारे के सारे इल्ज़ामात हैं उस वक्त की अदलिया के ऊपर, साकिब निसार का किरदार, आसिफ सईद खोसा का किरदार, उससे मुतल्लिक क्या उनमें ज़रा सी भी तशवीश थी, या वो बिल्कुल कंटेंट थे कि कोई किसी किस्म की सहूलतकारी या मुदाखलत नहीं थी? अलीना, बिल्कुल, मैंने इस हवाले से जितने भी सवाल पूछे और उनसे जो ख़ास तौर के ऊपर मुदाखलत के हवाले से और सहूलतकारी के हवाले से स्पेसिफ़िकली ये सवाल पूछा था, क्योंकि जिस तरह आपने भी बताया शुरू में कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के हवाले से जब ये जनरल फैज़ हमीद की मुलाकात का ये एक ओपन जो अदलिया में ये स्टेटमेंट उनकी जमा है कि वो किस तरह जनरल फैज़ हमीद वो इंटरफेयर कर रहे थे, तो क्या आपको भी किसी जनरल ने या किसी मिलिट्री ऑफिशियल ने अप्रोच किया था बतौर पानामा बेंच के एक मेंबर के तौर के ऊपर? तो उस पर उन्होंने कहा कि उनकी सिर्फ पूरी जो बतौर एक जज की जो लाइफ है, सिर्फ एक दफ़ा ही एक मिलिट्री जनरल से मुलाकात हुई थी, और वो उस टाइम कोर कमांडर लाहौर जो पेशावर थे तब उनकी कोई मुलाकात हुई थी। उसके अलावा ना ही इस हवाले से कभी कोई इंटरफेरेंस के हवाले से कि किस तरह का फ़ैसला देना चाहिए या कैसा कोई हमारे ऊपर दबाव का वो इस तरह का बात नहीं हुई। जहाँ तक ये जो बात है कि जो भट्टी साहब भी कह रहे हैं JIT के हवाले से, देखें इस पे मैंने स्पेसिफिकली उनसे यही पूछा कि ये जो JIT का व्हाट्सएप के हवाले से, क्योंकि आज भी जब ये इंटरव्यू छपा है तो जिसका इन्होंने नाम लिया था जस्टिस एजाज अफजल साहब का, जो SCCP के चेयरमैन ज़फ़र हिजाजी
उनके हवाले से इन्होंने कहा था कि वो क्योंकि इनका अपना बंदा था तो वो अपने मनपसंद जो हुकूमत के कंप्रोमाइज़ किस्म के लोग हमें पहली लिस्ट में दिए थे, जिसको हम ये समझते थे कि ये तो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, ये फिर हमारे GIT बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो उस पे आज उन्होंने ज़फ़र हिजाज़ी साहब ने पहले ही वो कहा कि हमें तो स्पेसिफिकली नाम लेके बताया गया कि फ़लाँ शख्स हमें चाहिए, बिलाल रसूल हमें चाहिए। तो उस पे वो कहते हैं कि फिर जब रजिस्ट्रार की कॉल आई तो उसके बाद भी हमें जो है ना यही स्पेसिफिकली कहा गया कि फ़लाँ शख्स का नाम इस लिस्ट में डालें। बहरहाल इस पे जो जस्टिस एजाज़ अफजल साहब हैं उनसे जब ये मैंने पूछा, वो कहते हैं कि पहली बात तो हम ये इंश्योर कराना चाह रहे थे कि ये जो हमारी GIT की तहकीकात हों वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हों, और ऐसे लोग, ऐसे जो उस टाइम टर्मिनोलॉजी एक इस्तेमाल भी की गई थी, हीरे, ये तमाम जो GIT वाले हैं, ऐसे लोग होने चाहिए जिनकी इंटेग्रिटी बियॉन्ड एनी डाउट होनी चाहिए। तो हमने इस चीज़ को इंश्योर कराया था, और इसी वजह से ही ये जो वो कहते हैं कि ये जो एक आइडिया दिया गया था या जो ये सजेशन दी गई थी कि आप इदारों को कि हमें नाम भेजें, हम उनमें से खुद ही सिलेक्ट कर लेंगे जो सूटेबल होंगे, जिनकी हम छानबीन करके ये समझेंगे कि ये बिल्कुल रीचेबल नहीं है किसी के। तो वो कहते हैं सजेशन दी थी जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने, और अजमत सईद शेख साहब ने ही रजिस्ट्रार को ये अहकाम जारी किए थे कि आप इन इदारों से कहें कि हमें एक जो लिस्ट ऑफ जो ऑफिशियल्स हैं वो दें, हम खुद वो कर लेंगे। उसके अलावा जो बाकी एक जो एजेंसी के हवाले से या मिलिट्री के 2 ऑफिशियल्स का GIT में शामिल होने के हवाले से भी जब मैंने उनसे पूछा तो उस पर वो ये कहते हैं कि जो मिलिट्री ऑफिशियल्स इंक्लूड किए गए थे वो इसलिए क्योंकि हम ये समझते थे कि जो सिविलियन एजेंसीज़ के ऑफिशियल्स थे वो जो है वो अप्रोचेबल थे, और उस टाइम क्योंकि नवाज शरीफ की अपनी हुकूमत थी तो वो हुकूमत उनको किसी भी वक्त इन्फ्लुएंस कर सकती थी, जबकि मिलिट्री को इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता था। इसलिए ये ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कराने के लिए हमने वो किया था। फिर जो जजेस की मुदाखलत के अलावा जो मेन चीज़ जिसके ऊपर हमेशा से एतराज़ उठाया जाता है कि वो तनख्वाह ना लेने के बावजूद उनको नाअहल किया गया था, वो उस पर अब भी कायम है। वो कहते हैं कि एक तो लोग जो है वो अपने जो ये फैसले हैं वो उसको डिटेल में पढ़ते नहीं है, अगर पढ़ते तो फिर उनको समझ आती कि किस बुनियाद के ऊपर हमने इनको नाअहल किया था। ख़ास तौर के ऊपर जो तनख्वाह का एक तासुर दिया जाता है, वो कहते हैं कि 10,000 दरहम वाला, ये 10,000 दरहम नहीं है, 2006 से लेके 2013 तक जो रिसीवेबल थी नवाज शरीफ साहब की, जिसकी टोटल अमाउंट कोई 3 करोड़ के करीब बनती थी, वो इन्होंने क्योंकि जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट की जो सेक्शन 12 था उसके मुताबिक इनको ये हर सूरत में डिक्लेयर करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। ये वो बुनियाद थी, ऐसा नहीं है कि रिसीवेबल की वो एक कानूनी पहलू हो जाता है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं। मैं बिल्कुल आप जो आपने अपनी फाइंडिंग्स बताई, लेकिन एक चीज़ मुझे बताएं कि आपने उनसे पूछा कि ये जो जब फ़ौजी एहलकारों को या एजेंसीज़ के एहलकारों को शामिल करने की बात हुई तो कहीं ना कहीं जजेस को आपस में ये खदशा नहीं हुआ कि इन्फ्लुएंस हो सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक रिफ्ट रही है सिविलियन और जो फ़ौजी हुकाम हैं उनके दरमियान में, और नवाज शरीफ का किरदार ऑब्वियसली, तो उससे मामला बिगड़ भी सकता है? बिल्कुल स्पेसिफिकली अलीना, मैंने ये एक स्पेसिफिकली सवाल पूछा ख़ासतौर के ऊपर ये जो 2 मिलिट्री ऑफिशियल्स की इंक्लूजन के हवाले से। मैंने उनसे पूछा कि ये उस टाइम सवालात उठाए गए थे ख़ासतौर के ऊपर कि ये जो ऑफिशियल्स आपने वो किए हैं वो डॉन लीग्स में भी गालबन उस टाइम ये उनकी जो GIT बनाई गई थी उसमें भी ये शामिल थे, तो आपने ये इंश्योर नहीं कराया था कि कोई इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो या ऐसे ऑफिशियल्स होने चाहिए? तो उस पर उन्होंने कहा कि हमें इस हवाले से कोई इल्म नहीं था। अगर ये शरीफ फैमिली ये उस टाइम समझती थी कि ये कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है या उनके कोई पहले से कोई इस तरह के बाइसेस हैं इन ऑफिशियल्स के हवाले से, तो ये सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर करके उसके ऊपर एतराज़ वो उठा सकते थे और उसको तब्दील किया जा सकता था। लेकिन ये जो इनकी इंक्लूजन थी वो सिर्फ और सिर्फ हमने ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए, और दूसरा ये कि अप्रोच ना किया जा सके किसी GIT के मेंबर को, उसको इंश्योर करने के लिए हमने ये इन एहलकारों को लगाया था। ये तो आपने अपने रिपोर्टर के जाविये से बता दिया, रिपोर्ट कर दिया जो सारा कुछ आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस थी। अब ज़रा तज्जियाकार का हैट पहन के ये बताएं कि क्या जो वो बातें कर रहे थे आप उससे सेटिस्फाई हुए? अलीना देखें, इसमें जो बुनियादी तौर के ऊपर सवाल है वो ये है कि जो ख़ास तौर के ऊपर GIT बनाने के लिए स्पेसिफिकली लोगों का इंतखाब करना या नाम लेके कि हमें ये लोग चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है या ये जजेस का काम नहीं है, ये इंतज़ामिया के काम है GIT के हवाले से जो मेंबर्स वो करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है ये पहले भी जो सवालात उठाए गए थे ये बिल्कुल दुरुस्त उठाए गए थे, ख़ासतौर के ऊपर ये जो व्हाट्सएप के ज़रिए
JIT बनाने के हवाले से, जबकि उसके अलावा भी ये जो कि किस किस रुकन को होना चाहिए, इसमें जो फौजी एहलकारान को होना चाहिए या नहीं चाहिए, ये जजेस का काम नहीं था जो कि इन्होंने फैसला किया था। ठीक है, इसके ऊपर मजीद भी बात करते हैं। सलीम साफ़ी साहब का भी तजिया रहता है, लेकिन एक छोटी सी बात। जस्टिस एजाज अफजल ने पनामा केस की JIT और फैसले से मुतालिक वजाहत पेश करी है, उसी के ऊपर हम तजिया तबसरा कर रहे हैं। सलीम साफ़ी साहब, क्या राय है आपकी? क्या काबिल कबूल है उनका मौक़िफ़? देखिए, जो पनामा केस था उसका फैसले के वक्त भी मेरा यही मौक़िफ़ था कि कि इसमें कोई शक नहीं कि शरीफ फैमिली ने अपने आप को मासूम साबित नहीं किया, लेकिन जजेस ने भी उनके साथ जो कुछ किया तो वो नहीं था कि जिसको इंसाफ वो दिखे भी और इंसाफ लोग उसको समझे भी। दूसरी गलती उसमें ये हुई थी कि केस पनामा का था और पनामा में शायद केस को इतना मजबूत बनाया जा सकता था कि उसमें उनको सज़ा होती, लेकिन पनामा को छोड़ के उनको अकामा में सज़ा दिलवा दी गई, जो सिरे से पहले से ज़ेर बहस ही नहीं था और जिसकी बुनियाद पे मुकदमा ही नहीं बना था। फिर एक और जो चीज़ जो बिल्कुल ढकी छुपी नहीं है वो ये है कि जजेस उस वक़्त के इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल हुए। इसके शवाहिद बहुत सारे सामने आए थे उस वक़्त भी और उसके बाद भी। तो ये शायद ये जज साहब बराह रास्त राब्ते में ना हो, लेकिन जो चीफ जस्टिस थे वो और जो लोअर कोर्ट के जजेस थे उनको इस्टेब्लिशमेंट ने बिल्कुल इन्फ्लुएंस किया, इस्तेमाल किया, इसमें दो राय नहीं है। और अगर कोई आज जुटलाता है तो वो हमारे पश्तों में कहते हैं कि जब शादी गुजर जाए तो फिर मेहंदी हाथों पे लगाने की बजाय दीवारों पे तोपना चाहिए। तो इन लोगों को अपनी ये सफाइयाँ उस वक्त देनी चाहिए थी या ऐसा कंडक्ट रखना चाहिए था, खुसूसन जस्टिस सिद्दीकी के बयान के बाद तो इन सब को उनके साथ खड़ा होना चाहिए था और अपनी आज़ादी को इन्होंने साबित कर देना चाहिए था। लेकिन उसके बाद तो ये सब जस्टिस सिद्दीकी के ख़िलाफ़ मिल गए और उनको रुखसत कर दिया। तो इसलिए उस पैनल में शामिल जजेस की बातें आज हमारी नज़रों में काबिल वक़्त नहीं है। महमल, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? जी रीना, पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर बहुत सारे जो सलाम पेश किए गए, मैंने कहा असल सलाम जो पेश करना चाहिए ना वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को करना चाहिए, क्योंकि जनरल बाजवा तो खैर इसको बहुत ज़्यादा एडमिट भी कर चुके हैं, लेकिन ये भी होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़, जनरल बाजवा किसी को लाने या किसी को यहाँ से बाहर भेजने में, दोनों चीज़ों में कहीं उन्होंने कोई अच्छाई नहीं इस मुल्क के साथ की। उनको कोई अच्छा नहीं कह सकता, क्योंकि जिस तरीके से जो मुल्क को नुकसान हुआ है उनकी वजह से, जो आज एक हाइब्रिड निज़ाम का तोहफा हमें मिला हुआ है, जिस तरीके से 63A की जजमेंट दिलवाई गई और उसका एक पॉलिटिकल केओस और उनके सारे एक्सपेरिमेंट्स की वजह से और जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है, जिस तरह से वोटर्स डिसएनफ्रेंचाइज हुए और वो आज तक चलती जा रही है। अच्छा, फिर ये सवाल जो है वैसे जफर हिजाजी साहब से पूछ लीजिए, ये फखर भी आपको बता सकते बात कि उनके साथ क्या हुआ। फिर आसिफ बशीर चौधरी साहब जिनकी मैंने बात की, इस वीडियो बनाने के बाद उनके साथ क्या हुआ। फिर शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जिन्होंने ये बात की तो वो क्यों अकेले रह गए अदलिया के अंदर। अगर ये अदालत इतने ही अच्छे फैसले कर रही थी कि इनको सलाम करने की जरूरत है तो अपने ही जो जज थे उनसे तो पूछ लेते कि उनके वो जो बात करें उसके अंदर कितना दम है। जज बशीर साहब वाली चीज तो सामने आ गई। जज साकिब निसार साहब को डैम फंड की और बाकी चीजों की ज्यादा फिक्र थी, उनको ये नहीं था कि हो क्या रहा है, उनकी अदलिया के अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, पैनामा की बात है, चले बिल्कुल जिस तरह अभी साफी साहब ने भी बात की कि हुक्मरानों को बिल्कुल जवाब देने चाहिए, लेकिन क्या यहाँ पर केस ये बनाया गया था कि वो जवाब दे या ये कि कामे पे निकाल दें। ये केस को किस तरीके से प्रोसिक्यूट किया, किस तरीके से केस चला, एंड पर क्या पैनामा के ऊपर, क्या एवनफील्ड, क्या इन चीजों के ऊपर निकाला गया था, किस चीज के ऊपर निकाला गया था, ये जो सवाल है ना ये करने जरूरी है। देखिए, वजाहत के ऊपर मैं क्यों कह रही हूँ कि काबिल कबूल नहीं है, वो इन वजूहात की वजह से। यहाँ पर ये कोई नहीं कह रहा कि आप उनको डिफेंड करें अगर उनके पास जवाब नहीं है या उनके पास मनी ट्रेल नहीं है, बाकी चीजें नहीं है। असल चीज ये कि क्या केस चला सही तरीके से, क्या सही बात पे निकाला गया, क्या कानूनी तौर पे निकाला गया। नहीं, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट ने मिलकर एक फैसला किया, उनकी मिली भगत से एक चीज हुई कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से निकाला गया और ये अब सबके सामने है। और जैसा मैंने कहा कि एक हाइब्रिड का तोहफा बाजवा साहब देकर गए थे, वो अब हम पर मुसल्लत हो चुके हैं और मजीद बद से बदतर होता जा रहा है।
ठीक है, शुक्रिया उनका। ठीक है जी। हमारे पैनल के ऊपर 3 तज्जियाकार एक तरफ, भट्टी साहब की राय बिल्कुल मुख्तलिफ। एक छोटी सी ब्रेक, दूसरा सवाल डिस्कस करेंगे फिर। वेलकम बैक जी। अब से कुछ देर पहले खबर आई है कि एक बिल ऐवान में पेश हुआ है और ये प्रपोज किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 करने की तजवीज़ दी गई है। और पहले खबरें आ रही थी कि हुकूमत 25 करना चाहती है जजेस की तादाद बढ़ा के, लेकिन अब 34 करने के ऊपर ये बिल पेश किया गया है। अपने तज्जियाकारों के से इसके ऊपर इनिशियल टेक अवेज जानते हैं। इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा, 25 के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए जा रहे थे, 34 के नंबर के ऊपर आपकी क्या रिएक्शन है? मैं तो मैडम शेख, मैं तो 25 पे भी खुश था, 30 पे भी खुश हूँ, 40 पे भी खुश हूँ, 50 पे भी खुश हूँ, 100 पे भी खुश हूँ, 101 पे भी खुश हूँ। लेकिन मेरा सवाल है, और जो पिछले प्रोग्राम में भी हमने सवाल किया था कि ये 26वीं आईनी तरमीम फिर क्यों लाए? अगर जजेस की तादाद बढ़ानी थी और मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए थे और पेंडिंग मुकदमों के लिए हमें बताया गया कि 26वीं आईनी तरमीम लाएंगे, तो इसका मतलब है कि पूरी जुडिशरी आपने खत्म करके, आजाद अदलिया का कला कमा करके, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ाकर, दफना कर, अब आप पेंडिंग केसों पे आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हैं। मैं ये नहीं कहता अभी, क्योंकि जजेस सामने नहीं आए, मैं ये नहीं कहता कि आप मनपसंद के जजेस ला रहे हैं या आप कंप्रोमाइज जजेस ला रहे हैं या आपको पता नहीं जजेस कहां से ला रहे हैं, ये अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी ये इसकी अच्छा सर, मेरा इनिशियली सवाल ये है, चले मैं फखर की तरफ ले जाती हूँ, कि ये 34 का नंबर हुकूमत ने डिराइव कैसे किया या इसके पीछे क्या लॉजिक है? जो मैंने अभी लॉ मिनिस्टर साहब की बात सुनी है, उससे तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो 34 अभी वो नहीं करेंगे, अप टू 34 है, मतलब 34 तक बाद में भी किया जा सकता है नंबर पूरा, जब जब ज़रूरत पड़ेगी। इनिशली हो सकता है यही कि 25 ही वो किया जाए। लेकिन इस हवाले से हमने पिछले, आपको याद हो, सैटरडे वाले दिन भी डिस्कशन की थी, क्या जजेस की तादाद बढ़ाने से जो केसेस की पेंडेंसी है वो ख़त्म हो सकती है, अवाम को जो इंसाफ, जो कि बुनियादी एक ज़रूरत है, क्या वो मिलना शुरू हो जाएगा? तो इस पे मैंने उस दिन भी ये कहा था कि जब तक आप बुनियादी तौर के ऊपर रूट कॉज को एड्रेस नहीं करेंगे, और तब तक आपका चाहे जजेस की तादाद 100 भी कर दें, तब भी जो केसेस की पेंडेंसी है वो ख़त्म नहीं होगी। और रूट कॉज वही है कि जो आपके पास जो जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं, आपको उनको एनालिसिस उनका करना चाहिए कि कौन कौन से कानून के तहत सबसे ज्यादा पेंडेंसी है, उसको एड्रेस करें। गुंजाइश रखी ही क्यों गई है, इसके पीछे क्या मंतक? देखें, इसमें जो बुनियादी तौर के ऊपर मैंने पहले भी इस हवाले से कहा था कि ये जो जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से इसका जो बेनिफिशरी होगा, ऑब्वियसली वो बार्स होंगी, क्योंकि जो हाई कोर्ट से जितने भी एलिवेट हो के सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस आएंगे, तो हाई कोर्ट्स में वैकेंसीज फारिग होंगी, और हाई कोर्ट की वैकेंसीज फारिग जो होंगी उनको फिल करने के लिए बाहर से नए नए लोग जो है वो भर्ती किए जाएंगे। तो बुनियादी मकसद जो है, ये बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत एक तो बार्स को खुश करना चाहती है, क्योंकि ये जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद वकला तहरीक शुरू हो सकती है हुकूमत के खिलाफ, जैसे 2006-07 में था, तो उसका जो है ये एक तासुर को ज़ायल करने के लिए या जो बार्स हैं उनको खुश करने के लिए, क्योंकि इसमें जो इन्होंने हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम में जो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट वो की है, वो ये था कि आप लोअर जुडिशरी है उसमें से 1/3 जो है वो जजेस को ले सकते हैं, बाकी जो है वो इन्होंने ओपन छोड़ी। ओपन छोड़ने का मतलब यही था कि वो बार्स के ऊपर अब वो कदगन नहीं रहेगी कि कितनी जो है वो जो बार से जुडिशरी के अंदर जो है वो लाए जा सकते हैं। तो ये अब बार्स को इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, और बज़ाहिर यही लगता है कि हुकूमत जो है वो बार्स को खुश करने के लिए भी ये कर रही है। सलीम साफ़ी साहब, आपकी क्या इसके ऊपर राय है? और सवाल ये भी कि क्या अगर फ़खर की वजाहत या मंतक को आगे बढ़ाया जाए तो इससे पोलिटिसाइज नहीं हो जाएगी अदलिया? नहीं, अदलिया पहले से पोलिटिसाइज है और मज़ीद पोलिटिसाइज हो जाएगी इस तरह के इक़दाम से। और असल मसला जजों की तादाद में कमी ज़्यादती ये नहीं है, बल्कि लोगों को इंसाफ की फराहमी है। और सिर्फ क्वांटिटी पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए, बल्कि क्वालिटी को भी देखना चाहिए। अगर साकिब निसार और अता बंदियाल जैसे लोगों को आप 1000 भी जज बना दे तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई माशरे में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो वो इसके साथ फिर ये कि उनके तरीक़े इंतखाब पे भी, उसमें भी क्या मेरिट का ख्याल रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। तो अगर
इन सब उमूर को मद्देनजर रख के तो फिर तादाद बढ़ाने में तो कोई कबाहत नहीं है। लेकिन अगर वो चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हो और आप सिर्फ तादाद बढ़ा दें और उसको एक बार्स के लिए रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल करें तो ये काबिल मजम्मत इक़दाम है। ठीक है महमल। देखिए लीना, ये एक था पहले भी मैं इस पे बात कर चुकी हूँ आईनी तरमीम के ऊपर भी, और ये जब इस तरह के लॉज आते हैं, आप बात करें जुडिशल रिफॉर्म्स के, जुडिशल रिफॉर्म्स जो है उसके ऊपर एक प्रॉपर कंसल्टेशन, डिबेट, ये सब कुछ होना चाहिए और ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए। आपको मालूम ही है कि ऑलरेडी एक जुडिशरी वर्सेज एग्जीक्यूटिव चीज़, एक कन्फ्रंटेशन चल रही थी, जिसकी वजह से जब 26वीं आईनी तरमीम आई उसकी पार्लियामेंट की ओवरसाइट के साथ उसके अंदर और भी जो चीज़ें जिस तरीके से थी, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर भी सवाल उठेगा कि ये जो तादाद बढ़ाई जा रही है ये किस वजह से, क्या ये वाकई ये केसेस की वजह से की जा रही है कि उनके लोड, और वो भी जैसा फखर बात करें, देखिए जब तक प्रॉपर रिफॉर्म्स नहीं होंगे ना नीचे से ऊपर तक, तो खाली जजेस की तादाद बढ़ाने से नहीं होगा। ये पहले चीफ जस्टिस की अगर पावर्स डाइल्यूट करनी थी, अब सुप्रीम कोर्ट की अगर करनी है, ये जो इस तरीके से जो चीजें हो रही है तो इसमें बिल्कुल सवालात तो उठेंगे। फखर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? वजाहत करना चाह रहा था। देखें, ये जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का मतलब ये है कि आप हाई कोर्ट से जो ऑलरेडी जो सर्विंग है जजेस उनमें से लेके आएंगे, और उसके लिए भी आपको जो वो पैनल वाला जो एक फार्मूला है कि 3 का पैनल होगा, उसमें से कोई एक जुडिशल कमीशन इसकी वो करेगा जो एलिवेशन के हवाले से। ये नहीं है कि कोई हुकूमत या वो, इसमें तमाम जजेस सर जुडिशल कमीशन की भी तो हैयत बदली है ना उन्होंने जी, तो उसमें भी तो अब हुकूमत का ज्यादा से है। मैडम देखिए अलीना, इसमें है, बिल्कुल है, पार्लियामेंट का किरदार है, लेकिन वो अब जो हुकूमत की से के हवाले से है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें अपोजिशन के नंबर्स भी हैं, और अगर जुडिशरी भी ये इसके खिलाफ है तो वो भी मेरा ख्याल है इसको अपोज कर सकती है, ख़ासतौर के ऊपर के ये जो ज़्यादा जजेस के हवाले से। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि ये जो जजेस को एलिवेशन है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की तरफ, वैसे इसमें कोई कबाहत नहीं है कि ये सियासी बुनियादों के ऊपर या सियासी मकासद के लिए किया जा रहा है, लेकिन इस तरह अगर देखा जाए तो ये एक बर्डन मजीद ऐड करने वाली बात है कि आपकी अगर पेंडेंसी की ही वजह से वो किया जा रहा है तो उसका बुनियादी जो आपका हल है वो उसकी तरफ जाए, बजाय इसके कि ये नंबर्स बढ़ाने के हवाले से। इरशाद भट्टी साहब कुछ कह रहे थे आप? मैडम शेख, एक तो ये ज़हन में रखिएगा कि ये कोई जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं हो रही, ये अपनी सियासत के लिए हो रहा है, अपने मफाद के लिए हो रहा है। और 34 जजेस हो जाएंगे, 34 तक जजेस हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, 12 जजेस हो जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, 9 से 12। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम हो गई है। और अब सूरत हाल ये है कि पार्लिमानी कमेटी में 2/3 अक्सरियत है हुकूमत की, और जो जुडिशल कमीशन है उसमें सादा अक्सरियत है हुकूमत की। तो मतलब अब हुकूमत सारी 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत या पार्लियामेंट के अंडर आ गई अदलिया, तो अब ये कुछ भी करें, बार्स को खुश करें, अपने मनपसंद जजेस लाएं या अपने मनपसंद बेंच बनवाएं, उनके पास केस लगवाएं, उनसे फैसले लगवाएं, वो सारा काम शुरू हो चुका है। ठीक है जी, अब देखते हैं आगे इसके ऊपर क्या होता है। जैसे जैसे इन बिल्स की मजीद आगे उसके ऊपर भी तज्जिया तबसरा करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।